आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। जयपुर में कैब चालकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ऐप आधारित वाहन चलाने वाले चालक सोमवार से ही हड़ताल पर हैं और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से मुलाकात कर अपनी मांगे रखने के बाद तीसरे दिन भी शहीद स्मारक पर कैब ड्राइवर्स का धरना जारी रहा। इसका बड़ा असर भी दिख रहा है। रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और टूरिस्ट स्पॉट पर लोग घंटों कैब का इंतजार करने के लिए मजबूर हो गए हैं। निजी टैक्सी संचालक उनसे मनमाया किराया भी वसूल रहे हैं और परेशान यात्री 2 गुना 3 गुना किराया देकर सफर करने के लिए मजबूर हैं। ओला, उबर, रैपिडो सहित अलग अलग कंपनियों के कैब चालक शहीद स्मारक पर इकट्ठा होकर 4 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कैब चालकों की हड़ताल से आम लोगों को खासा परेशानी हो रही है। लोग 2 से 3 गुना ज्यादा किराया दे रहे हैं और सफर करने के लिए मजबूर हैं। न्यूनतम किराया सूची लागू करने, सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है। इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले लोगों की परेशानी बढ़ रही है। मोबाइल पर काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी बुकिंग नहीं हो पा रही है। अगर कहीं हुई भी तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कैब का घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। राजस्थान ड्राइवर्स एसोसिएशन और क्रांतिकारी टैक्सी यूनियन से जुड़े चालकों ने यह हड़ताल की है। संगठन से जुड़े अजय सैनी ने बताया कि कैब कंपनियां मनमानी करती हैं। जरा सी भी शिकायत पर आईडी ब्लॉक कर दी जाती है। किराए में भी हमें वाजिब हिस्सा नहीं मिलता है। हमने पहले भी कई बार कंपनियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया। इसलिए हमने इस अनिश्चितकालीन हड़ताल का रास्ता अपनाया है। 4 सूत्री मांगे हैं। सरकार न्यूनतम किराया सूची लागू करवाए, सभी कैब ऐप आधारित प्लेटफॉर्म का जयपुर में कार्यालय हो। मांग यह भी है कि चालकों के लिए बीमा सुनिश्चित हो और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। सभी ऐप कंपनियों से निजी वाहनों को हटाने की मांगे इसमें शामिल की गई हैं। इन मांगों पर विचार करने के बाद ही वो हड़ताल पर लौटेंगे। और राजस्थान में 2023 में गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाया गया था, लेकिन अभी तक इसके नियम नहीं बनाए गए हैं। इसलिए अभी तक गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पाई है। कई सामाजिक संगठन भी कानून के नियम बनाने की मांग करते रहे हैं। हड़ताल के कारण कई जगह ऑटो टैक्सी ड्राइवर के साथ झगड़े के मामले भी सामने आए हैं, जिनकी पुलिस जांच कर रही है। हड़ताल के दौरान अब ऑटो टैक्सी यूनियन और कैब यूनियन भी आमने सामने नजर आ रहे हैं। पूरे देश में सबसे पहला कानून राजस्थान ने दिया है गिग वर्कर्स को, सामाजिक सुरक्षा का। उस कानून में सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि कंपनियों का रजिस्ट्रेशन होगा, प्लेटफॉर्म्स का। गिग वर्कर्स जो है, क्योंकि ये सभी ड्राइवर जो ऑनलाइन चल रहे हैं ऐप बेस्ड, वो गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर में आते हैं। समझ अभी कम है, लेकिन ये समझ बनाना भी बहुत जरूरी है। तो उसमें शिकायत निवारण मंच भी था, उसमें सेस कलेक्शन का प्रावधान भी था, सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान भी था। उसमें इनसे आ रही समस्याओं को लेके ट्रांसपोर्ट, सोशल जस्टिस, फाइनेंस, इसके अलावा लेबर डिपार्टमेंट और ट्रांसपोर्ट, ये सारे कनेक्टेड थे। तो गिग वर्कर तो बेस्ट समाधान था, लेकिन वो लागू नहीं कर रही सरकार। वो लागू करना बहुत इंपॉर्टेंट है देश और दुनिया को एग्जाम्पल देने के लिए। यही शीश स्मारक पे हम 50 बार धरना दे चुके हैं, हम 50 बार सरकार को बता चुके हैं। मैं आपको एक बता रहा हूँ, क्योंकि मैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल संगठनों से भी जुड़ा हुआ हूँ जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। ये इकोनॉमी अंतर्राष्ट्रीय है, तो सरकार के ऊपर इस पे अंतर्राष्ट्रीय दबाव आ रहा है, क्योंकि ये जैसे ही लागू हो जाएंगे नियम, कानून लागू हो जाएगा, डेटा आने लग जाएगा। डेटा इनके लिए ट्रेड सीक्रेट है, ये नहीं चाहते कि ट्रेड सीक्रेट हमारे पास में है। अरे इन्होंने लगा रखा है इन्वेस्टमेंट इस इकोनॉमी में, 25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट ड्राइवरों का है। ये प्लेटफॉर्म केवल उन्हें गुलाम कर रहे हैं। उबर, ओला, रैपिडो का किराया को लेकर के मामला है सारा। नाम मेरा सत्यनारायण जोगी है और मैं 2017 से उबर एंड ओला में चल रहा हूँ। 18-19 हज़ार मेरी राइडें भी हैं। तो अभी लेकर किराया को ये मामला चल रहा है कि 8 से 9 रुपये, किसी राइड पर 7 रुपये पर किलोमीटर भी आ रहा है हमारा। पिकअप का कोई पैसा नहीं मिल पा रहा हमें। 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर पिकअप पे भेज रहे हैं और आप ज़्यादा राइड एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वो आपका रेटिंग डाउन कर देंगे। कई समस्या हैं। फिलहाल किराए को लेकर के मुद्दा है सारा। मेरे पास सबूत है कि 4 ड्राइवर सुसाइड करने को तैयार है इन कंपनियों से दुखी होके, क्योंकि इन कंपनियों ने इतना दुखी कर दिया कि जो हमारा लीगल किराया है फिर उसको भी कम कर दिया। कस्टमर का ऑनलाइन पेमेंट आता है, डिजिटल पेमेंट कंपनी के अकाउंट में आता है। कंपनी हमारे वॉलेट को अपडेट नहीं करती है और प्लेटफॉर्म से राइड भी गायब कर देती है। कई तरह के कॉमर्शियल एक्टिविटी में प्राइवेट व्हीकल चलते हैं जिनके मात्र 3 ही पेपर होते हैं, आरसी, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन, जबकि हमारे पास 9 पेपर होते हैं। हमको पूरे 9 को बिल्कुल मेंटेन करना पड़ता है। नहीं करते तो आरटीओ परेशान करता है, करते हैं तो हमें कमाई नहीं हो रही। अगर इसका खर्चा हमारे निकले तो कहां से निकले? हम पूरी तरह व्यथित है, दुखी है।
और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ ए.के. जैन जी जुड़ चुके हैं, एडवोकेट है, हाईकोर्ट के, बहुत स्वागत है। संजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं टैक्सी यूनियन के, आपका भी स्वागत है सर। आशीष अरोड़ा हमारे साथ हैं, कोऑर्डिनेटर हैं गिग वर्कर्स के, आपका भी स्वागत है। और सीए सुरेश गर्ग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी के पास लौटेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम दिखाते हैं हमारे एक सहयोगी की रिपोर्ट, जहां पर उन्होंने कैब ड्राइवर से हड़ताल को लेकर बातचीत की है कि उनकी मांगे क्या हैं और क्या समस्याएं आ रही हैं। देखिए रिपोर्ट, फिर आएंगे चर्चा पर वापस। राजधानी जयपुर में ओला उबर कैब चालकों की हड़ताल का असर दिखने लगा है। मैं इस वक्त जयपुर रेलवे स्टेशन के बाहर हूं। यहां पर कई लोग काफी देर से कैब को बुक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका इंतजार जो है वो भी खत्म नहीं हो पा रहा है। कहां से आए हैं आप, कहां जाने के लिए कैब बुक कर रहे हैं? सर मैं उज्जैन से हूँ, मेरा कॉलेज है सीतापुर में और JECRC कॉलेज है मेरा। मैं 4 घंटे से यहाँ पर हूँ ऑलरेडी एंड 1 घंटे से मैं कैब बुक कर रहा हूँ। बारिश इतनी आ रही है, हम 4 जने हैं एंड ऊपर से अब जी हमने ऑटो वाले से पूछा कि आप कितना फेयर लेंगे, तो वो 2x 3x फेयर मांग रहा है और ऊपर से कैब बुक हो नहीं रही है। कैब वाले से भी एक दो से अगर बात करिए तो वो भी 800-900 रुपये बोल रहे हैं, जहाँ पर 300-400 रुपये लगते हैं। ये बताइए कि अभी आप जब यहाँ से जाते हैं, अगर उबर पे नॉर्मल डेज में आप जाते हैं, उबर या ओला किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके, तो आपको कितना फेयर देना होता है और अभी आपसे क्या कीमत मांगी जा रही है? अप्रोक्स 300 ओनली। एंड अभी हमको अभी हमने एक बात करी थी, वो बोल रहे कि आपको 700 या 800 दो। अलग अलग मतलब ओला हो गया, उबर हो गया, इन सबसे बात करी तो वो लोग अलग अलग फेयर बता रहे हैं और एक्सपेंसिव भी बता रहे हैं सबसे ज़्यादा। और फिर उसकी वजह से हम लोग फिर ऑटो ट्राई कर रहे हैं, फिर वो लोग भी अपना फेयर बढ़ा के ही बता रहे हैं कि अब और बोल रहे हैं कि तुमको लेना ही पड़ेगा क्योंकि कैब का तो वो चल रहा है सीन। आप कहाँ से आई हैं, कहाँ जाना था आपको? देर हो रही है आपको जहाँ आपको जाना था उसमें? हाँ, मैं गुड़गांव से आई हूँ और मैं शताब्दी से ट्रैवल कर रही हूँ मॉर्निंग 7 to टिल। तो अभी जो है अभी आई हूँ 10 मिनट पहले, लेकिन 2 बार कैब कैंसिल हो गई है और कस्टमर विजिट्स के लिए आई हूँ बेसिकली। सो टाइम बहुत लग रहा है और एक्सेस चार्ज कर रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज। आपको जहाँ जाना था, इससे पहले भी आप गई हैं वहाँ पे, नॉर्मल डेज में क्या फेयर होता है और अभी आपको क्या कीमत बताई जा रही है? नॉर्मल डेज में अप्रॉक्स 400 to 500 के बीच में वेरी करता है, बट अभी सडनली 800 to 900 के बीच में वेरी कर रहा है। तो ये जो सडनली राइज आया है अप्रॉक्स 4 मतलब डबल अमाउंट का, तो आई डोंट थिंक सो दिस इज़ अ राइट थिंग। एंड आप लोग भी कहीं बाहर से आए हैं? से आए हैं, नागपुर से आए हैं हम। आप कैब बुक कर रही हैं? नहीं, हमारी ट्रेन है हमको बीकानेर कुछ की। ग्रोसरी लेनी थी और ना कुछ सामान लेना था, इसलिए थोड़ी बरसात आ रही है तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही ट्रेन है। हमारी लेट हो गई अभी। बहुत बड़ी संख्या में लोग जो जयपुर पहुंचे हैं। तो ये तमाम वो लोग थे जो कैब का इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, लेकिन इस हड़ताल के बाद उनकी परेशानियां काफ़ी बढ़ गई हैं। चलिए अब चर्चा पर वापस लौटते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं। संजय सिंह, आपसे शुरू करना चाहेंगे इस चर्चा की। देखिए, जिस तरीके से लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं, हालांकि 4 सूत्री जो मांगे हैं उसको लेकर पिछले 3 दिनों से यह धरना जारी है। सबसे पहले जरा बताइए कि क्या मांगे हैं और क्या इससे पहले भी आपकी तरफ से इन मांगों को उठाया गया था? सबसे पहले तो मैं आपका और सभी पैनलिस्ट का अभिनंदन करना चाहूंगा कि आप लोगों ने हमारी आवाज आज जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया है। हमारी मांगे आज से नहीं है, हमारी मांगे लगभग पिछले 3-4 वर्षों से लगातार है। और ये जो प्रताड़ना इन कंपनियों द्वारा जयपुर के ड्राइवर झेल रहे हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। बार बार हमने सरकार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई हुई नहीं है। हमारी मांगे हैं, प्रथम मांग है कि कम से कम मिनिमम फेयर लागू किया जाए, जो एक ड्राइवर सरवाइव कर सके अपने जीवन में। सिटी राइड आप समझ सकते हैं कि आज एक गाड़ी का खर्चा कितना आता है, उसका मेंटेनेंस कितना आता है। 8 से 10 रुपए किलोमीटर में जयपुर में सिटी के अंदर टैक्सी गाड़ियां चलाने के लिए ड्राइवर मजबूर है, तो वो गाड़ियों का ही खर्चा नहीं निकाल पाते, वो अपने परिवार को कैसे पालेंगे? ये हमारी सबसे बड़ी व्यथा है। दूसरी हमारी मांग है कि कंपनियों की कोई भी कार्यालय पिछले 3 से 4 सालों से जयपुर के अंदर स्टेब्लिश नहीं है। हमारे साथ में ऑनलाइन बुकिंग होती है, हमारे 6 से 7 ड्राइवरों के मर्डर हो चुके हैं पिछले कुछ समय के दौरान। उस दौरान जब हम कंपनियों से संपर्क करते हैं तो वो प्लेटफॉर्म से राइड डिलीट कर देते हैं और हमारे पास वहां कोई किस कस्टमर ने गाड़ी बुक की क्या नहीं की, कोई तरह का हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट नहीं बचता है। तो उस दौरान ना हमारे ड्राइवर को सुरक्षा मिलती है। तीसरी हमारी जो मुख्य मांग है वो है ड्राइवर आयोग का गठन किया जाए, जिससे सारथी सुरक्षा और यात्री सुरक्षा दोनों सुनिश्चित हो सके। ये हमारी मुख्य मांग है।
और एक हमारे जयपुर में सबसे बड़ी जो समस्या है, जयपुर में नहीं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, भारत में बहुत बड़ी समस्या है निजी वाहनों का व्यवसायीकरण। निजी वाहन यहाँ पर सबसे ज्यादा संख्या, चाहे आप गवर्नमेंट महकमा देख ले, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लगभग प्राइवेट गाड़ियां कॉमर्शियल व्यवसाय के अंदर काम हो रही है। कंपनियां प्राइवेट व्हीकलों को अप्रूवल दे रही है और वो धड़ल्ले से ऐप बेस्ड कंपनियों में चल रही है। तो कहीं ना कहीं हम जो टैक्स पेयर हैं, हम जो गाड़ियों को जिस दिन खरीदते हैं तब से लेकर के जब तक हमारी गाड़ियां भंगार नहीं हो जाती है, खराब नहीं हो जाती, तब तक हम टैक्स देते हैं। फिटनेस के माध्यम से, परमिट, ऑथराइजेशन, इंश्योरेंस भी हमारा 2 गुना होता है। लेकिन सरकारों का इसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। ये हमारी सरकार से मुख्य मांग है कि निजी वाहनों के व्यवसायीकरण पर तुरंत रोक लगाई जाए। बिल्कुल, तो इन मांगों को लेकर ये हड़ताल किया जा रहा है। अब इंतजार है कि कब इस पर सरकार की नजर पड़ती है। आशीष जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, देखिए गिग वर्कर्स के लिए कानून तो बनाया गया लेकिन नियम अभी तक नहीं बनाए गए हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया है, क्या मांगे हैं? गिग वर्कर्स के लिए जो कानून बना राजस्थान में, वो 2023 में बना, जुलाई में, और इसी के साथ साथ में अभी तक वो लागू नहीं हुआ। उस कानून के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो थी कि प्लेटफॉर्म्स का भी रजिस्ट्रेशन होगा। जो ये वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स हैं, चाहे वो कैब चला रहे हैं, चाहे वो ऑटो चला रहे हैं, चाहे वो बाइक टैक्सी चला रहे हैं, चाहे वो पोर्टर की लोडिंग गाड़ियां चला रहे हैं, जो खास करके पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि गिग वर्कर प्लेटफॉर्म वर्कर थोड़ा ब्रॉड डेफिनेशन है। हमारे राजस्थान के अंदर इसकी व्यवस्था करीब 25,000 करोड़ से ऊपर हो चुकी है गिग एंड प्लेटफॉर्म की, और देश में करीब जो है ये व्यवस्था 37 लाख करोड़ के लगभग हो चुकी है। और इसी के साथ साथ में दुनिया में ये व्यवस्था $3.7 ट्रिलियन की हो चुकी है। तो इसमें जो है किसी का कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। और इसी के साथ साथ में जो प्रावधान जो थे, वो प्रावधान इसमें जो ऐसा किराए के निर्धारण की बात, जैसा रत्न जी ने कही कि किराए का निर्धारण, इसको लेके मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन 2020 सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उस पर भी हमने काम किया है। तो वो मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन भी इंटरकनेक्टेड है गिग वर्कर्स के लॉ से। इस लॉ में क्या है, इस लॉ में लेबर डिपार्टमेंट भी है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी है, सोशल जस्टिस भी है, फाइनेंस भी है। तो ये लॉ के इम्प्लीमेंटेशन की बात रतनु जी ने भी कही है, क्योंकि यही हमारे साथी हैं जिन्होंने हमारे साथ भी संघर्ष किया है, और भी बहुत सारे साथी हैं, सिविल सोसाइटी, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने संघर्ष किया है। तो ये भी लॉ इम्प्लीमेंटेशन सामाजिक सुरक्षा की मांग को कर रहे हैं। और सबसे बड़ा बात है कि सेस कलेक्शन सामाजिक सुरक्षा के लिए सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल है। जो सरकार ने 200 करोड़ 300 साढ़े 300 करोड़ कर दिए, दैट इज गुड, वो फंड वो डालें, अच्छी बात है, लेकिन ये सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल है। सेस कलेक्शन होगा, जैसे 25,000 करोड़ की व्यवस्था में 2% का जो सेस कलेक्शन है वो बोर्ड में आएगा, उससे सबकी सामाजिक सुरक्षा होगी। तो ये सामाजिक सुरक्षा के लिए सबसे बेटर माध्यम है। और उनकी जो शिकायत निवारण मंच है, वो इसके माध्यम से जो शिकायतें जो ड्राइवरों की हैं, कस्टमर्स की है या किसी की भी है, वो कहीं ना कहीं सरकार के पास जाहिर होगी। और गिग वर्कर्स के लिए तो अभी पूरा देश काम कर रहा है, दुनिया काम कर रही है। अभी ILO में कन्वेंशन चल रहा है जहां पर 150 से ज्यादा देश इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सारी चीजें चल रही है। तो गिग वर्कर कानून सामाजिक सुरक्षा को लागू करने के लिए तो सरकार को लागू करना ही चाहिए, और राजस्थान जो सबसे पहले देश और दुनिया में पहला राज्य बना है, वो काम करना चाहिए। और सामाजिक सुरक्षा तो अभी हमारा प्राथमिक लक्ष्य है, इसके बाद में हम आर्थिक सुरक्षा के लिए भी बहुत सारी कार्रवाई कर रहे हैं। पहला हमारा लक्ष्य है कि कानून लागू हो। और जैसे रत्नु जी ने बताया, क्योंकि मैं खुद एक कैब ड्राइवर के रूप में काम कर चुका हूँ, तो उन्होंने जो पीड़ाएं जो बताई है वो बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर सब कुछ लोगों का लगा हुआ है। 25 लाख करोड़ की लागत पूरे भारतवर्ष में, अगर 50 लाख ड्राइवर भाइयों ने खुद की 5 लाख की इन्वेस्टमेंट लगाई है, तो 25 लाख करोड़ की लागत उनकी है। और इन कंपनियों ने, इन प्लेटफॉर्म ने उनको गुलाम किया, उनको दिखा के उन्होंने 2.5 लाख करोड़ की फंडिंग उठाई है। तो जहां सब कुछ लोगों का लगा हुआ है, मेहनत, लागत, परिश्रम, श्रम, उनको सामाजिक सुरक्षा देने, उनकी मांग पूरी करने के लिए सरकार का दायित्व है और करना चाहिए। और अगर सरकार नहीं करेगी तो हड़ताल पे जाना। इसका जवाब लेते हैं हम, सुरेश गर्ग जी भी हमारे साथ हैं, लौटूंगी आपके पास। आशीष जी, इस पर जवाब लेते हैं सुरेश जी से। सुरेश जी, आखिर क्यों जो इनकी मांगे हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? 2023 में गिग वर्कर्स के लिए कानून बनाया गया, लेकिन नियम अब तक नहीं बन पाया है। जो परेशानियां हैं अब निकलकर सामने आने लगी हैं, आखिर इन परेशानियों पर ध्यान क्यों नहीं सरकार की ओर से दिया जा रहा है? देखिए शिवानी जी, जो 2023 के अंदर अशोक गहलोत जी की सरकार के टाइम पे जो कानून बना है, वो आधा अधूरा कानून बना था। और जाती हुई सरकार, आप जानते हो, केवल जनता को आश्वासन देने के लिए बनाए हुए कानून होते हैं। अगर इनको गिग वर्कर्स के प्रति संवेदना होती है, गिग वर्कर्स के प्रति इनकी चिंता होती, तो निश्चित रूप से शिवानी जी, ये 2020 में जब राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा चालू की थी,
उस टाइम पे गिग वर्कर्स के बारे में बातचीत हुई थी, तो अगर ये चाहते तो 2020 में कानून बना लेते, लेकिन कांग्रेस ने 2020 में कानून नहीं बनाया। जब इनकी सरकार जाने वाली थी, जितने भी इन्होंने कानून बनाए वो 2023 में जाते हुए बनाए कि केवल वाई वाई लूटने की, लेकिन जनता ने इनको आशीर्वाद नहीं दिया, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा इस वर्ष का जो बजट है उसमें 350 करोड़ रुपए का हमने गिग वर्कर्स के लिए बजट रखा है। अगर सेंट्रल की बात करें तो आज पूरे हिंदुस्तान में देखें तो 1 करोड़ से ज्यादा गिग वर्कर्स है, और आने वाले 25-26 2025 से 29 के बीच में 2 करोड़ 35 लाख के लगभग गिग वर्कर्स हो जाएंगे। जो सेंट्रल का बजट है, तो जो 25-26 का जो बजट था उसमें 32,646 करोड़ रुपए का प्रोविजन बनाया है। बजट के अंदर प्रावधान किया है 32,646 करोड़ रुपए का, यानी कि सेंट्रल की गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट दोनों संवेदनशील है। हम इस पे काम कर रहे हैं। हमारे जैसे इसका प्लेटफॉर्म बनाना है और रजिस्ट्रेशन वगैरह चालू हो गए हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले टाइम में ये जो कानून है वो अमली जामा राजस्थान के अंदर पहनाया जाएगा। अब कांग्रेस की मैं जहां तक बात करता हूँ, इन्होंने 2023 में राजस्थान में बनाया, इसके बाद में कर्नाटक में और तेलंगाना में इनकी सरकार है। दोनों जगह पे ये कह रहे हैं कि साहब हमने वहां भी कानून बनाया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन दोनों जगह भी नहीं है। अगर वास्तव में गिग वर्कर्स के प्रति कांग्रेस की संवेदनशीलता होती तो वहां पे लागू करते और राजस्थान में भी समय से पहले उसको लागू करते। भारतीय जनता पार्टी हर व्यक्ति के लिए संवेदनशील है, भजनलाल जी की सरकार हर व्यक्ति के लिए संवेदनशील है, गिग वर्कर्स के लिए भी संवेदनशील है। अब आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसी माह में, अगले माह के अंदर कानून को अमली जामा पहना जाएगा, जो भी इसके पैरामीटर्स है वो सब जनता के बीच में आ जाए। ठीक है, जैन साहब आपसे समझना चाहेंगे, जो गिग वर्कर्स के लिए कानून बनाया गया था, ये कानून लागू नहीं हुआ है, तो इसका क्या प्रभाव है? अब देखिए, हमारी जो सरकार है, हमारा संविधान वेलफेयर स्टेट की बात करता है, और वेलफेयर स्टेट में जो स्पेशली वीकर सेक्शंस हैं उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व सरकार का होता है जी। गिग वर्कर्स एक नया कंसेप्ट है, जो जब से इंटरनेट पर सारी हमारी इकोनॉमी बेस होने लगी है उसके बाद से ये नया सिस्टम डेवलप हुआ है। और मजे की बात है कि जो ऐप इसमें ऑपरेट कर रहे हैं, अब ओला की बात करें या हम और कैब की बात करें, इन कंपनियों की अपनी तो कोई गाड़ी है नहीं, ये तो सिर्फ ऐप के माध्यम से वही, जैसा अभी मैं अपने साथ दूसरे साइन की जो पीढ़ी साथियों की बात सुन रहा था कि इनके अपने इन्वेस्टमेंट से जो हमारे लोग अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो ड्राइवर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कैब्स के मालिक इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके पैसे पर ये कंपनी चल रही है और एक तरीके से गुलाम बना कर रखी जा रही है। तो अब सामाजिक, जब आपको पहले ध्यान होगा कि जब ये ऐप बेस्ड कंपनीज नहीं थी तो हर टैक्सी का अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता था, संबंधित ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती थी, और जगह आपको एक रेट चार्ट लगा हुआ मिलता था, उसको लेके विवाद भी होता था, मीटर लगे रहते थे। परंतु आपने एक फ्री हैंड दे रखा जिसमें सुबह से शाम तक 3 बार 25 बार तो आपकी रेट्स बदल जाती हैं। ये पता नहीं है कि जिन लोगों की गाड़ी चल रही है, जो बेचारे जो ड्राइवर्स हैं, उनको वेलफेयर में क्या हो रहा है, उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, उनकी इंश्योरेंस की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये जिम्मेदारी निश्चित रूप से स्टेट की है। अब अभी मैं सीए साहब को सुन रहा था, 1.5 साल सरकार को आए होगा, मैं उम्मीद कर रहा था कि वो ये कहेंगे कि उनकी सरकार डेफिनेटली इस 1.5 साल में क्या किया, क्या नियम बनाए, और अगर कानून डिफेक्टिव था तो उसको बदलकर क्या किया। 5 साल, एक सरकार की जिंदगी 5 साल होती है। अगर आप 2.5 साल हो सकता है, पहले वाली सरकार ने जाते जाते बनाया, गलत बनाया, परंतु 1.5 साल तो अब आपको हो गया है। 1.5 साल में आज जब हड़ताल हुई है तो बात आ रही है, उससे पहले धरने हुए, ये हुआ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पर एक इतना बड़ा सेक्शन गिग वर्कर्स में सिर्फ टैक्सी चालक या यही शामिल नहीं है, और भी जो आपके जो सप्लाई करते हैं घरों पर, जो आपका और जितने भी प्लेटफॉर्म से जो घरों पर सामान पहुंचाते हैं, उनके लोग भी इसमें शामिल हैं। बिल्कुल सही, तो हमेशा अपनी याद रख के करते हैं। तो इसके लिए कम से कम एक निश्चित टाइम फ्रेम तो फिक्स करें कि 2 महीने। सही कहिए सर कि अगर समय रहते इस पर ध्यान दिया गया होता तो आज इस तरह की नौबत नहीं आती कि सड़कों पर उतरकर हड़ताल करना पड़ता। लौटूंगी सर आपके पास। संजय जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या आप लोगों की तरफ से कभी बातचीत करने की कोशिश हुई थी इन मांगों पर, या शुरुआत से ही इन मांगों को अनदेखा किया गया है? और अगर सरकार की ओर से आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे की रणनीति क्या बनाई गई है?
जी शिवानी जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। शिवानी जी, हमने बार बार सरकार को ज्ञापन दे करके हमारी समस्याओं से अवगत कराया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे इस जो समस्या है इन पर सरकार ने अनदेखी की है। मैं आदरणीय सुरेश जी को अभी सुन रहा था। सुरेश जी, पिछली सरकारों ने तो एक कानून बना करके चलो 200 करोड़ का एक प्रावधान ला दिया। अभी सरकार आपके है तो आपने इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? लगभग 1.5 से पौने 2 वर्ष खत्म हो चुके हैं, तो कम से कम आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है पिछली सरकारों ने क्या क्या नहीं किया। हमारे लिए तो आप ही अभी सर्वे आपकी सरकार अभी हमारे स्टेट में, हम आपकी सरकार में पीड़ित क्यों हैं? क्या इसका जवाब आप सरकार से हमें दे पाएंगे? हमने लगातार सरकार को बार बार ज्ञापन देकर के हमारी समस्याओं से अवगत कराया है, लेकिन हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं। अंत में जाकर के हमारे पास विकल्प बचा है आंदोलन का। हमें प्रोटेस्ट की राह क्यों लेनी पड़ी? हम रोज कमा के रोज खाने वाले व्यक्ति हैं। कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट, जब हम कोई धरना प्रदर्शन करते हैं या हड़ताल करते हैं तो हमारी जो बैक है वो बहुत प्रभावित हो जाती है। हमारे ड्राइवरों के घर में चूल्हे तक नहीं चलते हैं। क्या इस पीड़ा को कभी मौजूदा सरकार ने महसूस किया है? अगर किया है तो इन कंपनी पर क्या प्रतिबंध लगाए? क्या मॉनिटरिंग है सरकार की? आप जरा मुझे इससे अवगत कराएं। दूसरा, सरकार आप कहती है कि पिछली सरकारों ने आधा अधूरा काम किया, तो आपके पास मौका है, आप इसको पूरा क्यों नहीं करते? आप ये श्रेय लीजिए ना पूरा करने का। उन्होंने आधा किया, 200 करोड़ का प्रावधान गिग वर्कर्स एक्ट के अंदर लाने का एक प्रस्ताव दिया, तो आप उस प्रस्ताव को, अच्छे काम को तो करने का लक्ष्य आप उठा ही सकते हैं, ये पुण्य कमा सकते हैं ना। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी तो हमेशा से यही संवेदना रही है सरकार सुरेश जी से इस पर जवाब लेते हैं कि आखिर उनकी सरकार ने क्या किया है इन समस्याओं पर। पिछली सरकार पर तो आप आरोप लगा रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई नियम नहीं बनाए गए, इनकी समस्याएं नहीं सुनी गई, लेकिन 1.5 साल हो चुके हैं। आपने क्या किया? आपकी सरकार ने क्या किया है? शिवानी जी, निश्चित रूप से हमने जो किया मैं बता देता हूँ। उनके टाइम पे सवाल है कि मौजूदा सरकार ने हमारे लिए क्या किया, इस पर कुछ प्रकाश डालिए। हमने जो हम केवल 2 दिन का, आपने पूछा कि हम आगे क्या करना चाहते हैं, ठीक है, मात्र 2 दिन का जवाब दे रहे हैं सुरेश जी, जवाब दे रहे हैं सुरेश जी, जवाब दे रहे हैं, सुनिए। संजय जी सुन लीजिए जी, बोलिए। 350 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया। दूसरा, हमने इसका प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया, रजिस्ट्रेशन चालू हो गए। हम देखिए, गिग वर्कर्स के प्रति भजन लाल जी की सरकार संवेदनशील है। निश्चित रूप से इनकी समस्या है, जो उन्होंने कल से स्ट्राइक चालू की है, यहाँ के जो हमारा वर्ग है, इस वर्ग को कुछ सहायता मिल सके, ऐसा कोई उपाय क्यों नहीं कर रहे हैं? किराए का जो मामला है, निश्चित रूप से कंप्लीट जाएगा और आपको निश्चित रूप से, संजय जी, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। ये देखिए, ये जो सरकार है वो संवेदनशील सरकार है। निश्चित रूप से जो भी आपकी समस्या है उनको समाधान होगा। आपने बोला है, हम भी चर्चा करेंगे, पार्टी लेवल पे भी चर्चा करेंगे, सरकार को भी बताएंगे। आपकी जो समस्या है निश्चित रूप से हल होगी, क्योंकि देखिए, आज मैं भी हूँ एक छोटा सा सामान्य कार्यकर्ता हूँ। मैं भी टैक्सी से जाता हूँ या ओला उबर बुक कराता हूँ, तो कई बार देखते हैं तो वास्तव में ये परेशानी है। आम टैक्सी चालक से ज्यादा तो आम नागरिक की परेशानी होती है कि वो कैंसिल कर देते हैं, दोबारा जब बुक करते हैं तो वो डबल चार्जेस लेते हैं। ये इस तरह की परेशानी है, उसको केंद्र ने भी संज्ञान में लिया है, राजस्थान सरकार भी संज्ञान में लेके कानून बना के सख्ती, जो मालिक है, जो ओला उबेर जो मालिक है, जिन्होंने मनमानी कर रखी, उनके ऊपर सख्ती करेंगे। ठीक है सुरेश जी, एक छोटा सा सवाल आपसे जल्दी इस पर जवाब लेना चाहूंगी। कब तक आखिर आश्वासन दिया जाएगा कैब ड्राइवर्स को उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, जो उनकी मांगे हैं? नहीं जी, मैं यही कह रहा हूँ कि जो इनकी सामाजिक सुरक्षा वाली बात है, इनके इंश्योरेंस वाली या हेल्थ कवरेज की बात है, वो सब चीजों को संज्ञान में सरकार ने लिया हुआ है और आने वाले टाइम में वो सब इनकी जो भी समस्या है उनका समाधान हो जाएगा। देखिए, हमारा एक बिल्कुल ठीक है, अब इंतजार इसी बात का होगा कि कब सरकार की नजर पड़ती है इस पर और जो इनकी मांगे हैं उस पर ध्यान दिया जाता है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय एनडीटीवी राजस्थान के साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।